Hello everyone. In the last lecture we were discussing about the measurement of electrode potential, and we have discussed about that standard reduction potential और standard electrode potential are same thing. क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था जो राइट हैंड साइड में होता है वो कैथोड होता है, जिसको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं, और कैथोड पे रिडक्शन होता है और हम रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं. तो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि अगर हम उन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को इकट्ठा करके एक सीरीज बना देते हैं तो उसको हम कौन सी सीरीज बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारे पास एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं. कैसे? हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू है वो सबसे ऊपर, फिर उसके बाद हमारे पास जो 0.0 वोल्ट का, ये कौन सा होता है भाई? मैंने बताया था रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका पोटेंशियल कितना होता है? 0.0 वोल्ट. ये पॉजिटिव वैल्यू और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू. तो बेटा अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. हमने क्या कैलकुलेट करा था पिछली क्लास में? मैंने आप लोगों को बताया था SHE को हम लोग कहाँ रखते हैं? SHE को हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग रखते हैं टूवर्ड लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड मतलब इस तरफ, और लेफ्ट साइड पे होता है ऑक्सीडेशन. और जो हम रिडक्शन जो हम कैलकुलेट करते हैं, जिसका पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है, उसको हम राइट हैंड साइड में वो लिखते हैं, और राइट साइड पे क्या होता है प्यारे बच्चों? रिडक्शन होता है. अब एक बात सोचिए, अगर आपके पास जो पोटेंशियल हमने कैलकुलेट करा, अगर पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, इफ वी हैव कैलकुलेटेड द पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज पॉजिटिव, अगर वैल्यू पोटेंशियल की पॉजिटिव है, किसके कंपैरिजन में हम निकाल रहे हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में. तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में ये जो पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब है कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया हुआ है, वो एलिमेंट हाइड्रोजन के कंपैरिजन में आसानी से क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है. आसानी से रिड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी वैल्यू जो है पोटेंशियल की वो पॉजिटिव है, और हम निकालते कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं. तो भाई जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट की जो पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब वो आसानी से क्या हो सकता है? उसके अंदर, उस एलिमेंट के अंदर आसानी से रिडक्शन हो सकता है. और जिसके अंदर आसानी से रिडक्शन हो सकता है, वो कैसा एजेंट रहेगा? वो एजेंट रहेगा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग ये बता सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का. और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करते हैं, जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में. तो जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट का पोटेंशियल हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब है उसमें रिडक्शन आसानी से होगा, और रिडक्शन आसानी से तो वो कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अगर पोटेंशियल हमारे पास नेगेटिव है तो क्या होगा? पोटेंशियल नेगेटिव है तो उसमें रिडक्शन बहुत मुश्किल से हो रहा है. मतलब SHE जो है या फिर हाइड्रोजन जो है वो खुद रिड्यूस हो जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू वाले एलिमेंट को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा भी. इसमें रिडक्शन बहुत मुश्किल से तो ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से होगा. और जिसमें ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से होता है, वो कैसा एजेंट होता है प्यारे बच्चों? वो हमारे पास होता है रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है भाई, जिसमें ऑक्सीडेशन आसानी से, वो कैसा एजेंट होता है भाई? रिड्यूसिंग एजेंट होता है. एक चीज ध्यान रखना, जितने भी एल्कली मेटल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, हम लिथियम से शुरू करते हैं. लिथियम जो है वो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है. उसकी पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि लिथियम से
इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है और इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, और ऑक्सीडेशन जिसमें होता है वो बेटर क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऐसे ही हमारे पास फ्लोरीन जो है वो बेटर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि उसकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो एक चीज ध्यान रखें भी, दोबारा से हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है, तो अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो उसमें रिडक्शन आसानी से और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, अगर नेगेटिव है तो उसमें ऑक्सीडेशन आसानी से और वो रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। तो ये हमारे पास बात हुई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, जिससे हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा, अभी तक हमने जो भी कैलकुलेशन की हुई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उसमें हम लोग कंसिडर करते थे कि जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की वो क्या है, वो हमारे पास 1 मोलर है। कंसंट्रेशन बदल नहीं रही, स्टैंडर्ड वैल्यूज हम लेते थे 1 मोलर। ठीक है, अब अगर कंसंट्रेशन बदल जाती है तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है, जिस इक्वेशन को हम बोलते हैं नास्ट इक्वेशन। तो नास्ट वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने कंसंट्रेशन चेंज करने से या फिर टेम्परेचर चेंज करने से जो पोटेंशियल है सेल का उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है ये बताया। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, नास्ट इक्वेशन पढ़ेंगे भी। तो नास्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, नास्ट इक्वेशन हमें बताती है क्या कि पोटेंशियल ऑफ सेल पे, पोटेंशियल ऑफ सेल या फिर सेल पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसका, कंसंट्रेशन बदलने का या फिर टेम्परेचर बदलने का। तो इसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है भाई, अब हमारे पास अगर कंसंट्रेशन नहीं बदलती और टेम्परेचर नहीं बदलता, वो स्टैंडर्ड कंडीशन रहती है, तो जो पोटेंशियल है सेल का उसे मैं ई सेल से लिखता हूं। वो किसके बराबर है भाई, वो ई नोट ऑफ सेल के बराबर है अगर कोई कंसंट्रेशन या टेम्परेचर में नो चेंज है तो। ठीक है भाई, वो किसके बराबर रहेगा, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर रहेगा। पोटेंशियल ऑफ द सेल एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मतलब है हमारे पास 1 मोलर। लेकिन अगर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों चीजें हम बदल देते हैं तो उस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल ऑफ सेल है वो बदल जाएगा। वो कैसे, से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी मेटल है, मेटल N पॉजिटिव है और वो N इलेक्ट्रॉन को गेन करके मेटल सॉलिड बना रहा है भाई। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास पोटेंशियल चेंज कैसे होगा, अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है तो हमारे पास क्या होगा भाई, पोटेंशियल ऑफ सेल को हम लोग कैसे लिखेंगे। नास्ट ने एक इक्वेशन दी, उन्होंने बताया पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसके अंदर से कुछ टर्म घट जाएगी, वो क्या रहेगी 2.303। ठीक है, एनआरटी, सॉरी मैं इसको पहले 2.303 से पहले RT बाई NF लिख देता हूं, RT बाई NF। E ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस RT बाई NF ln ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, मेटल सॉलिड है भाई, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या है, मेटल N पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा भाई, ये हमारे पास रहेगा पोटेंशियल ऑफ सेल की वैल्यू। अब प्यारे बच्चों, ये हमने बात की किसी भी मेटल की। हम लोगों ने जो सबसे पहली सेल पढ़ी थी वो थी हमारे पास डेनियल सेल, और डेनियल सेल में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है। उसके लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लिए अगर मैं लिखूं तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या थी भाई, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हमारे पास थी जिस केस में हम लोगों ने जो चीज हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में रखी हुई थी, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखा हुआ था भाई, जिंक। जिंक का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो Zn+2 इलेक्ट्रॉन बनता है सॉलिड, और ये हमारे पास क्या रहेगा, एक्वस। ओके, नाउ पोटेंशियल ऑफ सेल क्या रहेगा, यहां से पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू
ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT बाई NF। ये जो हमारे पास ln है भाई, ये log टू द बेस e है। हमारे पास दो टाइप के लॉगरिथम होते हैं, एक होता है log टू द बेस 10, एक होता है log टू द बेस e। ठीक है, ln कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Zn प्लस 2, ओके, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जिंक सॉलिड। और भाई हम कंसिडर करते हैं कि जो सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं, इन केसेस में अगर मैं बात करूं जो सॉलिड्स की कंसंट्रेशन है वो नहीं बदलती है, तो हम सॉलिड की कंसंट्रेशन को सेम रखते हैं और इसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि 1 मोलर इट इज इक्वल टू 1। तो पोटेंशियल ऑफ सेल हमारे पास कैसे बदल जाएगा, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस ऑफ RT बाई NF ln ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2। ऑन द सेम लाइंस हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए भी लिख सकते हैं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं भाई, ये देखिए, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या थी भाई हमारे पास, रिडक्शन हाफ रिएक्शन थी कि हमारे पास जो कॉपर प्लस 2 है वो एक्वस आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड बना लेता है। और इसके बाद हमारे पास क्या होता है अभी, ई ऑफ सेल, इसको भी अगेन हम कॉपर सॉलिड को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास ई ऑफ सेल किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस ऑफ RT बाई NF ln ऑफ कॉपर सॉलिड को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर प्लस 2 की कंसेंट्रेशन। तो ये हमारे पास रहेगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लिए। तो अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करता हूं तो हमारे पास फुल रिएक्शन के लिए, पूरी की पूरी रिएक्शन के लिए जो हमारे पास ई सेल रहेगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो हम भाई ऐड करके इस रिएक्शन को कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, हम ऐड करके लिखते हैं, आपको याद हो तो हम लोग इसे लिखेंगे जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 will give us zinc plus 2 plus copper। तो इस केस में हमारे पास पोटेंशियल ऑफ द सेल किसके बराबर रहेगा, पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस माइनस RT बाई NF ln ऑफ कंसेंट्रेशन किसकी भाई, Zn प्लस 2 की। इस कंसेंट्रेशन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे सॉलिड वाले को, डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन किसकी, कॉपर प्लस 2 की। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ अ सेल इफ द कंसंट्रेशन आर डिफरेंट। अगर मैं कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूं तो वैल्यू अलग आएगी, कंसंट्रेशन को घटाता हूं तो वैल्यू जो है पोटेंशियल की इस इक्वेशन के हिसाब से बदलती रहेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं भाई, सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं अगर हम कंसिडर करें कि हमारे पास जो R है, R की वैल्यू, R कांस्टेंट होता है भी जिसको मैं बोलता हूं गैस कांस्टेंट। R हमारे पास क्या है, गैस कांस्टेंट है। T हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। ओके, N हमारे पास क्या है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लॉस लिख रहे हैं ना, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N के बराबर है। F हमारे पास है एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 96,500 कूलाम होती है अभी। ठीक है, फैराडेज कांस्टेंट जिसे बोलते हैं। ओके, अगर मैं ये सारी वैल्यूज पुट करता हूं, गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। अगर मैं ये सारी वैल्यूज पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, ये मैंने अभी बताया नेचुरल लॉगरिथम हमारे पास log टू द बेस e होता है, log टू द बेस e। अगर इस log को मैं log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो मुझे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, E ऑफ सेल किसके बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों, जो E ऑफ सेल है वो रहेगा भी E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नोट ऑफ सेल माइनस, इसको मैं 2.303 RT बाई NF लिख देता हूं पहले, इनटू ये ln किस पे चेंज हो जाएगा अभी, log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ
Zn+2 डिवाइडेड बाय कॉपर +2। तो अब क्या आएगा ये हमारे पास E ऑफ सेल इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों, दिस इज E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद टेम्परेचर, हम लोग जो टेम्परेचर गिवन है, अदरवाइज हम लोग लेते हैं जो टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन ले रहे हैं अभी, रूम टेम्परेचर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट करने के बाद एन हमें पता है इस इक्वेशन में कितना यूज होता है अभी, 2 log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 डिवाइडेड बाय कॉपर +2। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से मैं क्या निकाल सकता हूं, अगर कंसंट्रेशन गिवन है तो मैं पोटेंशियल ऑफ सेल कैलकुलेट कर सकता हूं प्यारे बच्चों। सो दिस इज द वे वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन और नर्स्ट इक्वेशन फॉर एनी काइंड ऑफ रिएक्शन। ओके, so this is all about Nernst equation. Further we will discuss about what is the effect when there is equilibrium is established between the reactions. अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्यों एस्टेब्लिश होता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।